मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। साल 2019 हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह जी कहते हैं कि बीजेपी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि कोई भी लीडर 75 साल होने पर उनको इलेक्शन लड़ने का कोई भी टिकट नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट इन द ईयर 2016 मध्य प्रदेश स्टेट बीजेपी चीफ नंदकुमार सिंह चौहान भी मीडिया से कहते हैं कि पार्टी हाईकमांड के मुताबिक 75 साल होने के बाद कोई भी लीडर को अपना राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए और अगले ही साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और अगर इस बार भी बीजेपी पावर पर आते हैं तो फिर इस रूल के मुताबिक मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो फिर आखिर कौन है बीजेपी का पीएम कैंडिडेट? और अगर मोदी जी ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर ये तो खुद के बने हुए नियम तोड़ने वाले जैसे बात हो जाएगा और ये वो एलिगेशन तानाशाह का इसको भी कुछ हद तक सही ठहरा देंगे। 2024 जनरल इलेक्शन के आज चल रहे 6th फेज, अभी बस सिर्फ एक ही फेज बाकी है। तो फिर क्या इस बार भी मोदी जी पावर पर आएंगे? अगर आते हैं तो फिर किसके वजह से आएंगे और अगर बाई चांस नहीं आते हैं तो फिर किसके वजह से नहीं आ पाएंगे? इन सब का इन डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो पर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो के इन तक जरूर देखिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। The country routinely holds the largest democratic exercise on earth. They say Modi and his party are changing India's democracy into a more authoritarian state. जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल बम फोड़ देते हैं कहते हुए कि बीजेपी का एक्चुअल पीएम कैंडिडेट मोदी जी नहीं है बल्कि अमित शाह जी है। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और इसके जवाब देते हुए अमित शाह जी कहते हैं कि उनके पार्टी में ऐसी कोई 75 साल वाला कोई पॉलिसी है ही नहीं और ये बस अपोजिशन का कोशिश है लोगों को गुमराह करने का। और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। मतलब जिस नियम को सामने रखकर वेटरन पॉलिटिशियंस लाइक लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे पॉलिटिशियंस की पूरी पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाते हैं, मोदी जी के समय वो नियम ही खुद खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो ये बस एक पार्टी का अंदरूनी रूल है और अगर पार्टी चाहे तो फिर टाइम टू टाइम इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो सवाल सबसे ज्यादा सामने आते हैं वो है क्या इस बार बीजेपी सच्ची में पावर पर आ पाएंगे? इस बार इलेक्शन शुरू होने से पहले से ही बीजेपी कैंपेन का सबसे हिट जो नारा था वो था इस बार 400 पार। फिर एक बार, फिर एक बार, अब अगर 400 पार करना है। लेकिन जैसे जैसे फेज बाय फेज इलेक्शन अपने फाइनल पड़ाव की ओर जा रहे हैं 400 पार का नारा भी धीमी होते जा रहे हैं। लास्ट 2019 जनरल इलेक्शन में बीजेपी को टोटल 303 सीट्स मिले थे और इस बार कई के माने तो फिर 200 सीट्स क्रॉस करना भी काफी मुश्किल हो सकता है। Gut feeling is that they're not going to cross very much beyond 200. Forget 400, forget 300. अगर ये होता है तो फिर हम लोगों को एक बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के माने तो फिर बीजेपी इस बार भी 300 सीट्स का मार्क मेंटेन कर पाएंगे। एनडीटीवी के सर्वे के मुताबिक एनडीए इस बार 372 सीट जीत सकते हैं जहां पर इंडिया अलायंस में गेट ओनली 122 सीट्स। इकोनॉमिस्ट सुरजीत वाला एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2019 से इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज 5 to 7% बढ़ेंगे। इनफैक्ट कुछ महीने पहले भी बीजेपी का इस इलेक्शन में बहुमत के साथ जीत हासिल करना एक तरफ से निश्चित लग रहा था, लेकिन फोर्थ फेज खत्म होने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि पासा पलटने लगे हैं। लो वोटर टर्नआउट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ग्राउंड लेवल एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी के डिफेंसिव बातें हो चाहे बाद टेम्पो भर के अदानी अंबानी जी का अपना काला धन राहुल जी को पहुंचाना लोगों के मन में शंका और अपोजिशन के मन में कॉन्फिडेंस दे रहे हैं टू से मोर लाउडली अबाउट द एंड ऑफ मोदी राज। शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? पहली बार
आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। केजरीवाल जी के माने तो फिर बीजेपी 230 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे। पॉलिटिकल एनालिसिस योगेंद्र यादव जी के माने तो फिर बीजेपी को 272 सीट के नीचे ही ठहर जाना होगा। अब फाइनल मूल्यांकन क्या है, तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरा। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए, उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। इनफैक्ट ये बात इसलिए भी संदेह में आ रही है क्योंकि आजकल अमित शाह जी के इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी मेजोरिटी वोट से अपना सरकार बना पाते हैं तो फिर शेयर मार्केट में भी काफी रफ्तार देखने को मिलेगा। 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। आखिर क्यों ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है, तो फिर क्या ये लोग भी समझ गए हैं कि इस बार के मुकाबला इतना आसान नहीं है। फॉर्मर एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एन राम, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लकूर एंड फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एपी शाह ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को किसी नॉन कमर्शियल प्लेटफॉर्म में पब्लिक डिबेट करने का अर्जी करते हैं। ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और दुनिया के कई सारे देश के इलेक्शन में मेल स्टूडेंट्स के सामने आकर लीडर्स का पब्लिक डिबेट करना काफी कॉमन ट्रेडिशन है। हमारे देश में पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान बैक बिचिंग करना नॉर्मल ट्रेडिशन है। हालांकि राहुल गांधी एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल, बट मोदी जी, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी अपने पॉलिटिकल कैंपेन में अदानी अंबानी का जिक्र करते हैं, लेकिन ये वही अदानी अंबानी है जिसके वेल्थ मोदी जी के टेन्योर में सबसे ज्यादा बड़े हैं। और ये कहा जाता है कि वही अदानी अंबानी दो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि देश को एक्चुअली में चला रहे हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन थ्योरी, जहां पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए पॉलिटिकल लीडर्स बीजेपी का झंडा पकड़ते ही साफ हो जाते हैं और उनके ऊपर से सभी चार्जेस हटा दिए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इशू, जिसको भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड, जो कि खुद एक बड़े इकोनॉमिस्ट है, द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताया है। This is the biggest scam not only in India but in the world, and I would term this as Modi Gate. अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद जरूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा, तो फिर ये पूरी घोटाला आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और इस पूरी घोटाले में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं वो है इस बीजेपी पार्टी। इसके अलावा इन 10 साल में पेट्रोल प्राइस और एलपीजी सिलेंडर के प्राइस जिस रफ्तार से बढ़े हैं, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइस काफी हद तक गिर रहे थे, तब भी इस देश में पेट्रोल प्राइस काफी हद तक बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज टैक्सेस। और इसके चलते महंगाई अब आसमान छू चुके हैं। जो दाल कुछ साल पहले भी 60 रुपए किलो आता था, अब उसको खरीदने के लिए 160 रुपए मिनिमम आपको देना पड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये कह ही सकते हैं कि इतने सालों में जैसे चीजों के दाम बढ़े, आपके पैसे भी तो बढ़े हैं ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू CMI's Consumer Pyramid Household Survey, unemployment rate in India rose to 8.1% in April 2024 from 7.4% in March 2024। और ये सिर्फ 2024 का ही आंकड़ा है। 27 मार्च 2024 मिड में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टोटल जॉबलेस लोगों में से 83% युवा है। मिनिमम सेकेंडरी स्टैंडर्ड एजुकेशन के साथ साल 2000 में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 35.2%, 2022 में वो डबल होकर 65.7% में चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं विच हंटिंग थ्योरीज, जहां पर रिपोर्ट्स की माने तो फिर गवर्नमेंट मशीनरीज जैसे कि ED CBI के द्वारा ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना चाहिए कि मैक्सिमम ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर कार्रवाई चल रही है और ये होना भी चाहिए अगर वो लोग सच में कोई क्राइम किए हैं।
हेमंत सोरेन जेल में है, केजरीवाल जी अभी बेल पर है, लेकिन यहाँ पर एक भी बड़े बीजेपी नेताओं के नाम नहीं सुना जाएगा जो कि जेल तो छोड़िए कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ब्रिजभूषण सिंह जी का नाम ले सकते हैं। ब्रिजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, जिसके ऊपर पूरी फीमेल रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सामने लाए और बाद में कोर्ट के ऑर्डर में सरकार को मजबूरन उनको अरेस्ट करना पड़ा और इस बार इलेक्शन में उन्हीं की ही बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिए गए। लेकिन क्या इस गवर्नमेंट में कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लोग इतना भी पागल नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू का स्थापना इस सरकार ने की है, सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम भी इसी सरकार के देन है, सर्जिकल स्ट्राइक इसी सरकार ने किए हैं और कंट्रोवर्शियल पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक भी इसी सरकार ने ही किए हैं। पाकिस्तान के अंदर जाकर 20 आतंकवादी को रॉ के जरिए सीक्रेटली वाइप आउट करना भी इसी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। इंडिया ग्लोबली अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा करने में सक्षम हुए हैं। आर्टिकल 370 हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना जैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। ऊपर से देश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से इतने सालों तक इग्नोर्ड प्रोविंस थे, उस जगह का रैपिड डेवलपमेंट इसी सरकार के हाथ हुए है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाए हुए बोगीबिल ब्रिज इसका उदाहरण है। हालांकि ये ब्रिज के फाउंडेशन 1997 में प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा के हाथ हुए थे और साल 2000 में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसी कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन किए थे और 2018 में मोदी जी ने इसको ओपन किए। तो कमियां और खूबियां इस सब कुछ जानने और परखने के बाद अब ये आपके हाथ में है कि वोट कहां पर देना है। और 5th फेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और आज चल रहे हैं 6th फेज। अगर उस तरह से देखें तो फिर सरकार कौन बनेंगे ये ऑलरेडी तय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास एक फेज और है और इस एक फेज में कुछ भी हो सकता है। अपना डिमांड को समझिए, अपना हक का इस्तेमाल कीजिए और वोट कीजिए। तो फिर क्या इस बार फिर से होगा मोदी सरकार? ये जानने के लिए वेट करना पड़ेगा 4 जून तक, लेकिन रिजल्ट जो भी हो आशा करूंगा कि जीत हमारे देश की होंगे और इस देशवासियों का होगा। आज के इस वीडियो को यह बड़ी खत्म करते हैं। आशा करूंगा कि ये बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनालिसिस आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड कास्ट योर वोट। और ये मोदी की गारंटी है।